उच्चस्तरीय शिक्षा के क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है और साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस भी देता है और असंभव को संभव करने का बल भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, आप सबकी तालियों के अभिवादन के साथ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल चलो अभियान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त तथा औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी प्रदेश के हमारे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, नए सत्र के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और वर्ष भर में आपका पूरा कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ करते हुए मुझे इसका शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं इन दोनों कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आत्मा निवास करती है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का और स्वास्थ्य का एक केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो काशी प्राचीन काल से ही इसके लिए जग विख्यात रही है। प्रयागराज ने एक लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की जो भूमि रही है, यही बगल में सीतापुर का नैमिषारण्य है। प्राचीन काल से ही भारत के ज्ञान और विज्ञान की, अध्यात्म की धरती होने के नाते उत्तर प्रदेश का इसमें एकाधिकार भी था। लेकिन समय के अनुरूप अपने आप को तैयार न करने के कारण एक समय ऐसे भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश की पहचान अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी समृद्धि और अपने संसाधनों से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर की अराजकता, गुंडागिर्दी, दंगे और अव्यवस्था और अराजकता उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। बीमारी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए, आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। स्कूल चलो अभियान, इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने 1 जुलाई 2017 में प्रारंभ किया था। उस वर्ष जुलाई में इसलिए सत्र ये कार्यक्रम प्रारंभ किया क्योंकि सरकार ही 19 मार्च को बनी थी और मार्च के बाद फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जुलाई 17 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को कुकरेल में प्रारंभ किया था। एक सफल कार्यक्रम रहा। आप याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट था, खासतौर पर 5वीं और 8वीं क्लास पास होने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, खासतौर पर बालिकाओं की संख्या इसमें ज्यादा थी। इसी के लिए उस समय एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। इसमें भी आप देख रहे होंगे दोनों विभाग साथ काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी और शिक्षा विभाग भी। एक साथ ये कार्यक्रम एक साथ चले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन्हीं कारणों से उन्हें लागू करने में देर हुई। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान आगे प्रारंभ किया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। इसके लिए जो हमारे शिक्षकगण हैं उनकी मदद लेकर के, चुने गए जनप्रतिनिधियों की मदद लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य कार्मिकों की मदद लेकर के बृहद पैमाने पे कार्यक्रम चला है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो संख्या जुलाई 17 में हमारे सामने केवल 1,34,00,000 की थी, आज वो बढ़कर के 1,92,00,000 के आसपास से 1,92,00,000, यानी ये संख्या जो बढ़ी है, कि बढ़ी हुई संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज हमारे सामने जब हमारे विधायक गण आते हैं, जनप्रतिनिधिगण आते हैं, तो वह अपने विधानसभा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। ड्रॉप आउट रेट का कारण क्या था? विद्यालय के भवन जर्जर थे, फर्श अच्छा नहीं था, विद्यालय में के भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, यानी ये बुनियादी चीजें थी। लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की बात तो बहुत दूर थी। आधे से अधिक बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आती थी। बालकों में भी यह संख्या 40% के आसपास ऐसा था जो नंगे पैर स्कूल आते थे। यूनिफॉर्म बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जो एक यूनिफॉर्म मिलती भी थी तो वह सत्र समाप्त होने के बाद आ पाती थी। और उस समय मैंने इस बात को महसूस किया कि जिन बच्चों के प्रति हम लोग इतने लापरवाह हैं, यह केवल एक मासूम बच्चा नहीं है, वह हम अपने भविष्य के प्रति लापरवाह हैं।
ये केवल प्रदेश का भविष्य नहीं बल्कि देश के भविष्य के प्रति हम इस प्रकार की लापरवाही अपना रहे हैं। और इसीलिए उस समय हमारी सरकार ने तय किया कि हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग मिलेगा, बुक्स मिलेगा, जूते मोजे भी देंगे। और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, पूर्व छात्रों ने मिलकर के एक एक विद्यालय को गोद लिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 1,56,000 विद्यालयों में से 1,36,000 को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अब तक हम बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। जो शेष 20,000 इस विद्यालय बचे हैं उन्हें इस सत्र में हम लोग कुछ को गोद लेकर के, कुछ को राज्य के बजट से, कुछ को ग्राम प्रधान निधि से इन कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं अब तो पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव आया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्वालिटी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तमाम कार्यक्रमों को यहां पर लॉन्च भी किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, यहां पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तो 5 बच्चों को हमने किया ही, साथ साथ यहां पर विद्या प्रवेश पर आधारित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर एवं शिक्षक मैनुअल का भी यहां पर विमोचन अभी मंच के माध्यम से हुआ है। बालिकाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के विमोचन के साथ साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर वितरण के ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हुए हैं। ये कार्यक्रम बताते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, उन्हें फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं। और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानदंडों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का। और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करें और प्रत्येक विद्यालय से लेकर अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने कितना वो रखा है, कितना डाटाबेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। क्योंकि यह
आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, एक शिक्षक के लिए भी अपने जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है वहां के सामाजिक, वहां की आर्थिक स्थितियों को अध्ययन करने का एक माध्यम मिलेगा, एक केस स्टडी होगी उसकी उस स्थानीय स्तर पर। और फिर उससे आप तय करेंगे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। जो स्कूल जाने से वंचित हैं, किन कारणों से वंचित हैं? जब उनकी फीस नहीं लग रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है। अब तो हम 1200 रुपए हर बच्चे को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी समय आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई भी हम प्रारंभ करवाएं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलाधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक एक नोडल अधिकारी तैयार करें और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ये बीएसए हैं उनके साथ मिलकर के हर विकास खंड का, हर ग्राम पंचायत का एक तैयार करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि अलग से कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि उसी के साथ इस 1 महीने के कार्यक्रम के साथ, जिससे 1 महीने के कार्यक्रम के बाद डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि इन बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में जाना है, वह तत्काल हम अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर इस पैसे को उन परिवारों के, उन अभिभावकों के खाते में भेज सके, जिससे समय पे यूनिफॉर्म मिल सके बच्चों को, समय पे वे बैग खरीद सकें, समय पे जूते मोजे का खरीद कर सकें और फिर जाड़ा आने के पहले उन बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था भी कर सकें। समय से ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम खेल कूद की प्रतिस्पर्धा भी कराते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम हमें बाद में फिर नवंबर दिसंबर के दौरान छुट्टियों के आसपास इन कार्यक्रमों को हम करें। स्कूली स्तर पर सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा और खेल के मैदान के लिए हमने जो स्थल तय किया है वो स्कूल के आसपास की जो भूमि होगी उसी को आरक्षित करके, आवश्यकता पड़ती है तो हमने राजस्व विभाग से भी कहा है, जनपदों से भी कहा है कि उसके आसपास अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंटरचेंज करके विद्यालय के नजदीक की भूमि को हम खेल के मैदान के रूप में, ओपन जिम के रूप में वहां पर यह व्यवस्था दें। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में प्रारंभ हुआ है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए सड़कों पर न जाना पड़े, बल्कि स्कूल का अपना खेल का मैदान हो। जिस समय स्कूल चलेगा उस समय बच्चे उसका उपयोग करेंगे और शेष, क्योंकि ग्राम प्रधान निधि का भी उपयोग उसमें होना है, जब विद्यालय बंद हो उस दौरान ग्राम पंचायत उसका उपयोग करे, गांव के बच्चे उसका उपयोग करें, सभी बच्चे खेले कूदें, अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी इस मैदान में करें और उसको मेंटेन करने का कार्य भी करेंगे तो एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में आगे बढ़ सकता है। और न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल विद्यालयों में बनेगा, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ये बच्चे स्वस्थ होंगे। और यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अगला 1 माह आपकी दृष्टि से बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा परिषद के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को नहीं जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए बेसिक शिक्षा परिषद के शासकीय विद्यालयों के साथ साथ शासकीय प्राप्त और शासकीय यानी शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंध तंत्र के द्वारा संचालित और निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालयों को भी जोड़ना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, उसे स्कूल लाना है, उसके अभिभावक को तैयार करना है और जिससे हम प्रदेश के अंदर साक्षरता की प्रतिशत को आने वाले समय में 100% कर सकें। यह 100% साक्षरता उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी होगी। आने वाले समय में इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अंगूठा क्यों टेकेगा? अपना हस्ताक्षर करे। कोई अपने घर आने वाले किसी पत्र को, किसी कागज को किसी दूसरे से क्यों पढ़ाएं? और स्वयं पढ़ने की आदत डालें, उसको सीखें, उसको सिखाया जाए, उस योग्य उसे बनाया जाए। इस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें बहुत बड़ा कार्य होगा।
और आज उसी कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल चलो अभियान के माध्यम से यहां प्रारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सभी बच्चों के साथ यहां पर संवाद करने का एक अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। और इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश 9 क्लाइमेटिक जोन का प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारी भी आती है। अगर आप देखेंगे कुशीनगर, गोरखपुर से लेकर के और नेपाल की तराई से लेकर सहारनपुर तक के क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर का कहर कभी इस क्षेत्र में हजारों बच्चों को हर वर्ष निगल देता था। 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे इसकी चपेट में आते थे। एक बड़ा भारी वहां पर लोगों के मन में भय और दहशत का माहौल पैदा होता था जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक। तो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में हम देखते थे कालाजार फैलता था। बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में, लखनऊ, कानपुर से लेकर के मथुरा तक हमें डेंगू का कहर भी देखने को मिलता था। झांसी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में चिकनगुनिया का कहर बरतता था। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बीमारी देखने को मिलती थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम चलाया, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बना। ओवरऑल मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग की रही, लेकिन साथ साथ ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि, इन सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता की। क्योंकि इन सबकी सहभागिता थी। जैसे स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास विभाग ने और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। समय पे छिड़काव हो, फॉगिंग हो, एंटी लार्वा वहां पे स्प्रे हो, ये बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज से ठीक 5 वर्ष पहले 1 अप्रैल 2018 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोगों ने किया था। उत्तर प्रदेश शासन के विभागों के साथ साथ भारत सरकार का सहयोग और यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पाथ जैसी संस्थाओं का योगदान इस पूरे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का एक बृहद अभियान हम लोगों ने हाथ में लिया था। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी थे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बड़ी भूमिका थी। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, जितने भी जिला चिकित्सालय थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, हेल्थ पोस्ट थी, इन सब ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? संचारी रोग नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश का यह मॉडल पूरे देश के सामने आज बहुत अच्छे परिणाम के साथ सामने आया है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया। आज उसको आप देख सकते हैं, हर एक जगह उसको महसूस किया जा सकता है। मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस, जिससे अगर मैं केवल गोरखपुर के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं और वहां के जो अन्य आंकड़े हैं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर और मेडिकल कॉलेज के बाहर मौतें हुई, केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। वहां अनुमान करिए 50,000 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन था? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस को अंतर विभागीय समन्वय के कारण स्वास्थ्य विभाग ने इसे लीड किया था। आज उसको पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। जिस स्थिति में पहुंचा लिया गया है, एक प्रकार से उसके उन्मूलन की घोषणा होनी बाकी है। शेष यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। चिकनगुनिया, मलेरिया,
कालाजार, इसमें उत्तर प्रदेश का कार्य उत्कृष्ट श्रेणी का है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। डेंगू नियंत्रण के भी प्रभावी कार्यक्रम कराए गए, उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। तो पहले डेंगू फैलता था, लोगों में एक भय हो जाता था, आज डेंगू का भय नहीं है, एक सामान्य सी बीमारी ये रह गई है। और इसीलिए इसकी चपेट में जितनी बीमारियां हैं, इनकी चपेट में ज्यादातर बच्चे आते थे, ज्यादातर बच्चे इसकी चपेट में आते थे, क्योंकि इसमें मच्छर से ही फैलने वाली ज्यादातर बीमारियां हैं। मच्छर की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, और बच्चे चूंकि खेलते हैं, इनमें से कुछ मच्छर ऐसे थे जिनके सुबह और शाम काटने से भी बीमारी फैलती थी, कुछ ऐसे थे जिनके कारण जो किसी अन्य समय में नुकसान पहुंचाते थे। और इसलिए स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण का एक कार्यक्रम एक साथ यहां पे प्रारंभ किया गया। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका होनी चाहिए स्वच्छता की। स्वच्छता का है, शुद्ध पेयजल का है, इसमें बड़ी भूमिका होगी। एक स्वच्छता हमारे घर के आसपास, और मैं सभी अपने शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा, हमें इंटरेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल स्कूल में जाकर के केवल अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा लेना ही एक योग्य शिक्षक का काम नहीं है। अभिभावक के साथ भी संवाद बनाना, सकारात्मक रूप से बच्चों के भावक को बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के बारे में अवगत कराना। आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे पारंगत हो, सभी बच्चे योग्य हों, यह आवश्यक नहीं। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य। लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, यह आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा, हर हाल में बनना है। और हमें भी इंटरेक्शन बनाते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सकारात्मक रूप से अभिभावक को बताएं, बच्चा अच्छा कर रहा है, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप नकारात्मक रूप से मत बोले कि बच्चा किसी लायक नहीं, ये मत बोलिए। अगर आप बोलते हैं तो अभिभावक को अपने बच्चे के प्रति दृष्टिकोण को खराब करते हैं। सकारात्मक भाव के साथ, अच्छा है, थोड़ा और मेहनत करेगा और अच्छा हो सकता है, उस थोड़ी मेहनत के लिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी प्रयास करिए, और ये अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा कर देना, सही मार्ग पर आगे बढ़ाने की तैयारी करना, और साथ साथ हो सके तो एक एक घर में सप्ताह में या
15 दिन में एक बार अगर आपका विजिट हो सके, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग प्रधानाचार्य अलग अलग क्षेत्रों में जा सकें, जाएंगे तो छात्र के मन में भी सम्मान का भाव पैदा होगा, अभिभावक के मन में भी सम्मान का भाव पैदा होगा। और साथ साथ जब जाते हैं तो देखें साफ सफाई है कि नहीं है, बात व्यवहार कैसा है बच्चे का अपने माता पिता के प्रति, माता पिता के बच्चे के प्रति, और फिर उनको अगर आप बता सकें इसके बारे में। मैं देखता हूं जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, जब कभी उनका उस विद्यालय से ट्रांसफर होता है तो पूरा गांव, पूरा समुदाय बड़ा भावुक होता है, हमारे पास पत्र लिखता है कि फलाने शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा होता। यानी इसको हम लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम हमारा एक शिक्षक ऐसा भी है कि जिसके लिए गांव रो रहा है, गांव जिसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। यह एक उपलब्धि है एक शिक्षक की। लेकिन हम कहते हैं कि भाई देखो शिक्षक है, ट्रांसफर पोस्टिंग शासकीय सेवा का एक हिस्सा होता है, और अगर ये अच्छे हैं तो इस अच्छे पर अधिकार और भी लोगों का होना चाहिए। इन्होंने एक मानक तय किया है, आने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक होगा, ये और भी जगह जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो बुरा है उसको देखकर लोग पहले बोलते हैं कि साहब इसको हटा देते तो अच्छा था, हमारे यहां किसी को मत भेजिए लेकिन इसको तो हटा ही दीजिए। और अगर हटा ही देते हैं लोग ये मानते हैं कि चलो एक बला कट गई है, इसको तो अच्छा हुआ कि आने वाले समय कोई ना आए ऐसा। अब हमें तय करना है कैसा हम बनना चाहते हैं। जिसको लोग सम्मान दें वो हम बनना चाहते हैं, जिससे लोग घृणा करें। जीवन में कोई व्यक्ति हमसे घृणा करे, इससे नारकीय जीवन दूसरा नहीं होता जी। लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, ये जीवन यही है। और स्वच्छता के बारे में एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ग्राम प्रधान से ग्राम प्रबंध समिति के साथ बातचीत करते हुए अभिभावकों को भी इसके लिए प्रेरित करना, स्कूल कॉलेजेस में जाकर स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको भी देखना यूनिफॉर्म साफ सुथरी है या नहीं है। साफ सुथरी यूनिफॉर्म हो, नहा करके आते हैं कि नहीं आते हैं, दांतून करते हैं कि नहीं करते हैं घर में, ये पूछना। ये मॉर्निंग असेंबली के समय होना चाहिए। अपने निर्धारित यूनिफॉर्म में ही बच्चे स्कूल आए, इसके लिए तैयार करना। जूते मोजे साफ सुथरे हैं या नहीं है। विद्यालय की यूनिफॉर्म को घर जाने पर उतार करके घर के दूसरे कपड़े होने चाहिए। स्कूल में अच्छे ही कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आए, इसके लिए बच्चों को बताना। नहीं तो पता लगता कुछ बच्चे खेलते 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 रात्रि में भी जूते मोजे पहन करके ही सो जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर आप बताएंगे नहीं कैसे होगा, उन बच्चों को कैसे पता लगेगा। स्वच्छता के प्रति जितना बृहद आप उनको जानकारी दे पाएंगे, इस संचारी रोग को नियंत्रण करने में उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, विद्यालय में भी इस बात को देखना कि आपके यहां टॉयलेट बनाए गए हैं, बालक बालिकाओं के लिए बनाए गए होंगे, बनाए गए या अगर कहीं खराब हो गए तो उसको ठीक करवाना, उसकी नियमित सफाई करना। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों के साथ या नगर निकायों में उनको भी बोल करके साफ सफाई के कार्यक्रम को वहां ठीक करना, नियमित सफाई हो। जो जल की आपूर्ति हो रही है, जहां पे आरओ है, आरओ की भी समय समय पे मरम्मत करवाना। ऐसा तो नहीं कि पुराना पानी है और वही महीनों से टंकी में सड़ रहा है, वही पानी बच्चे पी रहे हैं, फिर तमाम इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देंगे तो उन बच्चों के स्वास्थ्य को भी आप ठीक रख पाएंगे और गांव के लोगों को भी इसके बारे में आप बता पाएंगे। ये कार्यक्रम आपके स्तर पर आगे बढ़ना। बच्चे स्कूल आए हैं, हर प्रकार के टीकों से आच्छादित हैं या नहीं है। पिछले 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को बहुत अच्छे तरीके से नेशनल एवरेज तक पहुंचाने का कार्य किया है।
कुछ क्षेत्र में तो नेशनल एवरेज से आगे बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है। इसमें भी एक केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आशा वर्कर के साथ, आंगनबाड़ी के साथ संवाद बनाना। हम लोग आंगनबाड़ी को भी प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी से उनके साथ संवाद बनाना, उन बच्चों को भी अपने साथ जोड़ने का कार्यक्रम करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं विद्यालय के, जब किसी भी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर उस कार्यक्रम में उन बच्चों को भी बुलाना, क्योंकि 1 वर्ष के बाद कुछ बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, प्रवेश करेंगे। मिष्ठान वितरण में उनको भी सहभागी बना देना। ये सभी कार्यक्रमों को अगर आप करेंगे तो बच्चों के मन में भी और अभिभावक के मन में भी एक सम्मान का भाव पैदा होगा, और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी होनी है वो इन सभी बच्चों को भी प्राप्त होगी, अभिभावकों को भी प्राप्त होगी, लोग उसके बारे में जागरूक होंगे। ये कार्यक्रम इसीलिए प्रदेश भर में अगले 1 महीने तक चलेगा, और 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशा वर्कर हर घर घर में जाकर के दस्तक देगी, बताएगी कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है इन बीमारियों के प्रति, चाहे वह मस्तिष्क ज्वर हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, इस सभी के प्रति। इसके अलावा बहुत सारे लोग टीबी से, तपेदिक से भी पीड़ित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के लिए एक बृहद अभियान को अपने हाथों में लिया है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक, ये 2023 चल रहा है, यानी मात्र अगले 2 वर्ष के अंदर हमें हर हाल में टीबी से जुड़े हुए पेशेंट को उससे पूरी तरह मुक्त करना है। इसके लिए बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। हो सके तो हर शिक्षक उस ग्राम पंचायत में कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, उसको गोद ले। गोद लेने का मतलब उसकी जिम्मेदारी इस बात को लेकर के लें, सरकार उसको कुछ सहायता देती है। डॉट्स योजना के अंतर्गत उनके लिए कुछ दवा के पैकेट आते हैं, वह दवा उसे उपलब्ध करवाने में मदद करना, सीएमओ के हाथ तक पहुंचा करके, और उस प्रकार के रोगियों को कहना कि वे मास्क लगा करके रखें, थूके ना इधर उधर। दवा नियमित रूप से लें, जो दवा दी गई है जैसे डॉक्टर कहते हैं उसके अनुसार दवा लें, और उनके लिए खुराक के लिए भी एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कितना बड़ा कार्य होगा जी आपका, लोग आपका नाम लेंगे। एक शिक्षक एक भी टीबी पेशेंट को उस बीमारी से मुक्त करने में योगदान दे दे, कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। 6 लाख शिक्षक हैं हमारे पास, 6 लाख शिक्षक 6 लाख रोगियों को अगर गोद लेकर के उस ग्राम पंचायत को, अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को इस बीमारी के खिलाफ अभियान का हिस्सा बना दें, देश के अंदर एक मॉडल बन जाएगा। इस बड़े अभियान को हमें अपने हाथों में लेना चाहिए। हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हमारा दायित्व बनता है, हम सब इसके साथ जुड़े, और व्यापक जागरूकता ही इन सभी बीमारियों से मुक्ति का माध्यम बनेगा। और मुझे विश्वास है कि आज जो एक साथ एक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, सभी नगर निकाय, सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छता अभियान को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। कूड़ा जगह जगह न हो, कूड़ा भी निस्तारण की व्यवस्था ठीक करें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मच्छर इस समय बढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मच्छरों का प्रकोप होगा। स्वच्छता पहला कार्यक्रम, स्वच्छता के साथ साथ फिर फॉगिंग हो। जहां पर फॉगिंग होना है, जहां पर अन्य छिड़काव होने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ नगर निकाय जुड़े, ग्राम पंचायतें जुड़े, विभिन्न बृहद स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो ये शुद्ध पेयजल की आपूर्ति,
नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग इस कार्यक्रम को करेगा। एक बड़े कार्यक्रम को बाल विकास और पोषाहार योजना के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी में कुपोषित माताओं के लिए और बच्चों के लिए उनका पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो, क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना। अन्य तमाम कार्यक्रम इस प्रकार से चलेंगे, एक साथ प्रदेश भर में कार्यक्रम को करना और इन कार्यक्रमों में सभी विभागों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाएगा। एक महीने के अंदर चलने वाले, एक महीने तक चलने वाले इन दोनों कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों को नोडल विभाग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक नए मॉडल प्रदेश और देश के सामने प्रस्तुत करने होंगे। आज दोनों कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों को लेकर के एक नए उत्साह के साथ इन सभी बच्चों को हम लोग आने वाले समय में एक भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे और कोई भी बच्चा आने वाले समय में किसी भी संचारी रोग की चपेट में न आने पाए। इन दोनों जिम्मेदारियों को हम अपने साथ जोड़ते हुए इस बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज इन दोनों कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों को छूते हुए उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने और हर बच्चे को निरोग रखने, उसे स्वस्थ रखने में हम संचारी रोग नियंत्रण के इस बृहद अभियान का भी हिस्सा बनेंगे। आप सबके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। वास्तव में हम सब की हर उपलब्धि, हर सफलता आपके ही कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा का प्रतिफल है। हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आज स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आपके सानिध्य और सामीप्य ने हमें नई ऊर्जा दी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वेक्टर कंट्रोल वाहनों का फ्लैग ऑफ करने के लिए प्रस्थान करें।